अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। चौधरी कामरान गिल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे DHAs के हवाले से ओवरऑल प्रॉपर्टी सेक्टर साल 2022 में कैसा रहा और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं साल 2023 को, आने वाले साल को लेकर। तो अगर आप सिर्फ 2023 के सिलसिले में डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के सेकंड हाफ पर चले जाइए। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसका फर्स्ट हाफ 2022 के सिलसिले में इसको अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपको राइटली जो है वो समझ आ सके कि साल 2023 जो है वो हमारा किस तरफ जा रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपके इल्म में है कि एमनेस्टी स्कीम लास्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, जिसमें किसी भी किस्म की इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी बायर को जो भी बाइंग वो करता है उसके हवाले से किसी भी किस्म की पूछ नहीं की जा रही थी। FBR उसको नहीं पूछ सकता था, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और मार्केट जो है वो चलना स्टार्ट हो गई। प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गई और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अप्रिसिएशन देखने में आई। कोविड के दौरान क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, जिसकी वजह से पैसा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आया ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर और प्राइसेस जो है वो अप्रिशिएट होना शुरू हो गई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पॉइंट के ऊपर इसमें एमनेस्टी स्कीम दी। इसके साथ साथ 40 इंडस्ट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान की चलना शुरू हो गई, जिसके नतीजे के तौर पर बेरोज़गारी में कमी देखने में वाक़या हुई। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रोज़गार स्कीम और पाकिस्तान अपना घर स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसकी वजह से लोगों को बिलियंस ऑफ मनी जो है वो लोन में दी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, जिसकी वजह से पैसा मार्केट के अंदर आया और मार्केट के अंदर डिमांड देखने में आई, बायर्स देखने में आए और प्राइसेस जो हैं वो चढ़ती चली गई रियल एस्टेट सेक्टर की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2022 मार्च के अंदर जो है वो रिजीम चेंज हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी नतीजे में पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर अनसर्टनिटी देखने में आई, जिसकी वजह से बायर का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ और वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गया। इस सिलसिले में आप हमारी मार्च की भी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने मार्केट डायरेक्शन दी और लोगों को बताया कि अब चीज़ें जो है वो चेंज होने के लिए जा रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहिए। वो कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो फिर नीचे गिरी, हमने डिस्कशन किया था, उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2022 में मार्केट की पोजीशन कैसी रही। जैसे ही रिजीम चेंज आया उसके नतीजे में पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अनसर्टनिटी नज़र आई, जो कि अभी भी है, जिसकी वजह से मार्केट गिरावट का शिकार रही। दूसरा, हमारे जो डॉलर प्राइसेस थी वो अप्रिशिएट करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से डेफिनेटली जब डॉलर अप्रिशिएट करता है तो प्राइसेस जो है ये रियल एस्टेट सेक्टर में नीचे आती हैं, क्योंकि लोग रियल एस्टेट से पैसा निकाल के डॉलर्स बाय करते हैं और फिर वहाँ पर रखते हैं। तो उसमें इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पैसे को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नीचे आता है। इसके साथ साथ आपके इल्म में है कि जो RD अकाउंट्स गवर्नमेंट ने बनाए थे, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा आ रहा था, बेशुमार बिलियंस ऑफ मनी डॉलर्स में पाकिस्तान आई, जिसकी वजह से इकोनॉमी को भी संभाला मिला, हमारा डेफिसिट भी कम हुआ और हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो कि अराउंड 21-22 बिलियन डॉलर्स तक चला गया, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतरी में देखने में आई। और कोविड की वजह से जो हमें डिले पेमेंट्स जो थी वो हमारी फर्दर डिले हुई और हमें वहाँ पे थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिल गया और हमारे फॉरेन रिजर्व्स अच्छे चले गए। ओवरऑल जो फिगर्स थे इकोनॉमी के वो बेहतर हो गए और मार्केट जो थी टूवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट थी उसकी। लेकिन RD अकाउंट्स जो थे रिजीम चेंज के बाद वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का जो कॉन्फिडेंस था वो शेक हुआ। उन्होंने पाकिस्तान पैसा भिजवाना जो है वो कम कर दिया, सिर्फ ज़रूरत के तहत ही पाकिस्तान में पैसा भिजवाते थे और ये भी रीज़न थी कि जो डॉलर की प्राइस थी वो अप्रिशिएट हो रही थी, तो पीपल वर वेटिंग के जब ये प्रॉपर डॉलर स्टेबल हो जाता है अपनी पीक के ऊपर तो तब हम पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे। ये भी एक रीज़न थी मार्केट की गिरावट की और मार्केट रियल एस्टेट के अंदर जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। इसके अलावा जैसे ही नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट ने आपके इल्म में है कि बहुत सारे टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, जबकि पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि सिर्फ 1% टैक्स था फाइलर का और नॉन फाइलर का 2% टैक्स था। लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आई इसने एक तो जुल्म ये किया कि FBR मार्केट वैल्यू के ऊपर FBR के टेबल्स चले गए, स्टैम्प ड्यूटी के टेबल्स जो हैं वो DC वैल्यू के टेबल्स मार्केट वैल्यू के ऊपर चले गए और ऑलमोस्ट इन्होंने कुछ तकरीबन 70 से 80% जो है वो ये FBR वैल्यू टेबल जो है वो मार्केट वैल्यू के टेबल के बराबर ले गए, जिसकी वजह से प्राइसेस
जो है वो टैक्सेस की ज़्यादा हो गई। इसी तरह फिर इन्होंने फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए कमोबेश 7% जो है वो टैक्स कर दिया। और साथ साथ जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में जो टाइम पीरियड स्लैब्स थी वो भी ख़त्म कर दी गई और 2% जो है वो हर सेलर को पे करना पड़ा फाइलर की सूरत में और नॉन फाइलर की सूरत में 7%, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई। ट्रांजैक्शन जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाइंग और सेलिंग में कमी का रुझान होता है और लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाइंग फर्दर कम करते हैं। कई लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस बेसिस पे या जानने वालों की वजह से वो सिर्फ ओपन स्टाम्प के ऊपर जो है वो अपनी ट्रांसफर्स को कंडक्ट करते रहे हैं, लेकिन वो रिस्की होता है। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको ये रिकमेंड नहीं किया जाता। आप जब भी बाइंग करें या सेलिंग करें तो आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशंस करके अपनी ट्रांसफ़र को अब मैच्योर करें ताकि आप सेफ साइड पर हों। दूसरा ये है कि जैसे ही ये सिनेरियो बना और उसकी वजह से ये मार्केट जो है वो गिरावट का शिकार रही और उसमें फिर नतीजतन मार्केट के अंदर ठहराव नज़र आया, गिरावट नज़र आई और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसमें करेक्शन देखने के अंदर आई। मार्केट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कोई अराउंड 15 से 40% मार्केट के अंदर करेक्शन देखने में आई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो गिरावट का शिकार होने की वजह से मार्केट में करेक्शन नज़र में आई। करेक्शन के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड ये था कि ये करेक्शन मार्केट के अंदर कोई अराउंड 1.5 से 2 साल में आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारी पॉलिटिकल सिनेरियो में, डॉलर रेट चेंजेस में और टैक्सेस चेंजेस के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मार्केट नीचे आई और मार्केट जो है वो 2 साल की बजाय जो है वो 8-6 महीने के अंदर ही जो है वो अपने बॉटम के ऊपर आ गई। बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टिल बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी गिरावट का शिकार हैं, जो फर्दर अभी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर फर्दर उसमें करेक्शन आएगी और वो अपने बॉटम के ऊपर जाएंगी। तो ये सारा सिलसिला जो है वो हमें मार्केट में देखने में आया। इस सिलसिले में मार्केट में बहुत सारे लोगों के बिलियंस ऑफ मनी जो है वो लोगों की डूबी भी, मार्केट में लोगों को नुकसान भी हुआ। इस वक्त लोग अपनी बाइंग प्राइसेस से नीचे बैठे हुए हैं और होल्ड कर रहे हैं, वक्त का वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा वक्त आए तो हम फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो ट्रांसफ़र करें, उनको मैच्योर करें, वहाँ से अपने प्रॉफिट्स को जो है वो लॉक करें। तो अब ये 2022 की जो है एक ओवरऑल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि 2022 में प्रॉपर्टी की सूरत हाल कैसी रही। अब हम वीडियो के सेकंड हाफ में बात करेंगे 2023 में मार्केट की सिचुएशन क्या होने जा रही है, रियल एस्टेट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और ये फैक्ट्स एंड फिगर बेसिस हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अंडरस्टैंड करें ताकि आप अपनी बाइंग को टाइमली मैच्योर करें और टाइमली जो है वो आप अपने बेनिफिट्स को हासिल करने में 2023 में कामयाब रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2023 के अंदर जो है वो अभी हमें इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं। इलेक्शंस एक्सपेक्टेड हैं कि अक्टूबर 2023 के आसपास जाकर होंगे। तो जून और अक्टूबर के दरमियान में कोई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो है वो अपना बजट पेश करना है। बजट नॉर्मली केयर टेकर गवर्नमेंट्स उसी पैटर्न पे देती है जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बजट दिया होता है और उसमें कोई पॉलिसीज़ वाइज चेंज नज़र नहीं आता। तो इसलिए जो है वो हमें नज़र ये आ रहा है कि आलमोस्ट चीज़ें जो है वो कमोबेश इसी सिचुएशन में रहेंगी। और एक तो फैक्टर हमारा ये हो गया और दूसरा फैक्टर हमारा इसमें ये है कि मार्केट में जिसकी वजह से कोई बेहतर जो है वो कोई हमें रिलीफ इसमें नज़र नहीं आ रहा। सेकंड फैक्टर जो है वो हम अगर इकोनॉमिक फ्रंट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं तो हम इस वक्त जो है वो कोई $5.86 बिलियन की रिजर्व्स पे हैं। हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। गो के कोई डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं है क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है वो यकीन दहानी करवा चुके हैं हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हमारी जून तक की पेमेंट्स हर तरह से मौजूद हैं और कोई तकरीबन जो 1 से 3 बिलियन डॉलर का जो गैप है वो इंशाल्लाह ताला इसको वो मेंटेन कर लेंगे किसी लोन की सूरत में, या अपने जो उनकी रीपेमेंट्स हैं उनको रीशेड्यूल करके उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट का खदशा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ों को मैनेज करके जो है वो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस सिलसिले में। लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो कम है, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर रखता है। उसकी वजह से जो है वो मार्केट जो है वो उसमें मोमेंट जो है वो उस तरह से पैसे की रेल पे नहीं रहती है और प्राइसेस जो हैं वो उस तरह से अप्रिशिएट नहीं होती हैं। इस पीरियड में जो फर्दर जहाँ पे अभी बॉटम पे प्राइसेस नहीं आई हैं वहाँ मज़ीद मार्केट को हम देखेंगे कि गिरावट का शिकार रहेगी और इस सिलसिले में जो
हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, वो ये है कि जो डॉलर प्राइसेस हैं और उसमें मार्केट रेट और बैंक रेट का बड़ा फ़र्क है। कोई अराउंड 30 से 35 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो बाहर ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज़ बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त पैसा भेजने में रिलक्टेंट हैं। वो पैसे को वहीं पे सेव कर रहे हैं, डॉलर्स को वहीं पे सेव कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी को वहीं पे स्टोर कर रहे हैं कि जब प्राइसेस जो हैं वो अपनी प्रॉपर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ट्रांजैक्शन उनकी स्टार्ट होगी तब हम पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजेंगे। तो लेकिन अभी जब तक इसहाक डार साहब हैं और हिस्ट्री आपके इल्म में रही है कि मार्केट को जो है वो एक तरीके से ख़ास अंदाज से चलाते हैं, तो मार्केट में इस वक्त जो डिफरेंस है, उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये डिफरेंस जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो और मार्केट जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। ओपन मार्केट का रेट और बैंक ट्रांजैक्शंस का रेट जो है वो सेम होना चाहिए, चाहे आप प्राइसेस को जो है वो मार्केट उसको चाहे अपवर्ड ट्रेंड में रखे, कहीं ना कहीं इसको स्टेबल करे, यानी वो रेट ओवरऑल एक होना चाहिए ताकि हवाला हुंडी की बजाय प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हों और वो पैसा पाकिस्तान के अकाउंट्स में आए, पाकिस्तान के जो है वो टोटल रिजर्व्स के अंदर काउंट हो उसका और हमारी जो ओवरऑल पोजीशन है वो बेहतरी की तरफ जाए। तो एक तो ये है कि लोग जो है वो अभी थोड़ा सा वेटिंग में है अभी पाकिस्तान में पैसा भेजने में, जब तक ये पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, डॉलर का डिफरेंस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता और मार्केट जो है वो डॉलर की वो किसी एक रेट के ऊपर फिक्स नहीं हो जाती। ये कोई ज़रूरी नहीं है रियल एस्टेट के लिए कि डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर हों या नीचे हों। ज़रूरी बात यह है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कि डॉलर की प्राइस फिक्स होनी चाहिए है, स्टेबल होनी चाहिए है, उसमें इंस्टेंट वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। इंस्टेंट चेंज जो है वो मार्केट को जो है वो हिलाता है, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आते हैं और पैसा रियल एस्टेट से निकालते हैं और डॉलर्स में रखते हैं और वहाँ से वो पैसे को जो है वो फिर मज़ीद जो है वो डेप्रिशिएट होने से बचाते हैं। तो डॉलर का स्टेबल होना रियल एस्टेट मार्केट के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं तीसरा फैक्टर ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है हमारा वो ऑलमोस्ट 16% के ऊपर है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कोई अच्छी अलामत नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि कोई 1 से 1.5% इसमें मज़ीद राइस देखने में आ सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर, जो कि अगेन जो पुल करेगा मनी को रियल एस्टेट सेक्टर से, लोग एग्जिट करेंगे और बैंकों में पैसा रखवाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से उनको ऑलमोस्ट कमोबेश 17-18% के करीब जो है वो इंटरेस्ट उनको मिलेगा। तो डेफिनेटली जो जहाँ पे अभी प्राइसेस अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं वो फर्दर मज़ीद जो है वहाँ पे करेक्शन आ सकती है अभी 10 से 15% के अराउंड। तो ये भी एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मलूज़े खातिर हमें रखना चाहिए। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट फैक्टर को अगर डिस्कस करते हैं तो वो टैक्सेस हैं। टैक्सेस आलमोस्ट जो हैं वो हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे FBR टेबल्स जो हैं, वैल्यूएशन टेबल्स, उनको आलमोस्ट मार्केट वैल्यू के करीब तरीन कर दिया गया, जिसकी वजह से टैक्स रेट्स जो हैं वो बढ़ गए और जो कैपिटल गेन टैक्स की स्लैब्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड आपको जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो आपको फाइलर को 2% टैक्स पे करना पड़ता है और नॉन फाइलर को 7% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो है वो 7E रिडीम टैक्स, रिडीम इनकम जो है वो लागू कर दी गई। उसका भी एक बैड इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से हमें एक मार्केट फर्दर जो है वो यानी 2 क्वार्टर्स में ज़्यादा बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आ रही, बल्कि जिन प्रोडक्ट्स में और जिन प्रोजेक्ट्स में अभी फर्दर करेक्शन के चांसेस हैं और वो डिक्लाइनिंग मूड में हैं, वहाँ पे फर्दर हमें नज़र आएगा कि 15 से 18%, 20% जो है वो फर्दर वहाँ पे करेक्शन देखने में आएगी और चीज़ें अपने बॉटम के ऊपर जाकर स्टैंड करेंगी। लेकिन अभी फर्दर जो है वो इसमें एक उम्मीद की किरण नज़र ये आई है कि अभी FBR ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फ्लैश शो किया है जिसमें वो FBR वैल्यू टेबल को कम करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई अराउंड कोई 11-14% जो है वो इसको कम किया जा सकता है और ओवरऑल जो ओपन मार्केट है उसमें कोई यानी DHS के अलावा तकरीबन 20% की करेक्शन इसमें एक्सपेक्टेड है। ये करेक्शन क्यों एक्सपेक्टेड है? ये करेक्शन इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो ओवरऑल मार्केट वैल्यू है इस वक्त प्रोडक्ट्स की, रियल एस्टेट की, वो ऑटोमेटिकली नीचे आई है। जब वो नीचे आई है तो FBR वैल्यू ने और DC वैल्यू ने भी तो नीचे आना है ना, इसलिए ये डीलर्स कम्युनिटी का एक दबाव था FBR के ऊपर कि जब मार्केट नीचे आ गई है तो अब आप FBR वैल्यू को और DC वैल्यू को भी नीचे लेकर आइए ताकि जो है वो ये मार्केट सर्वाइव कर सके। इसको कंसीडर किया है FBR अथॉरिटीज़ ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो इसको रिवाइज़ करने के लिए इंशाल्लाह जा रहे हैं। ये एक उम्मीद की किरण है कि हो सकता है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि अब कुछ चीज़ें जो है वो
ये पॉजिटिव जेस्चर्स हैं मार्केट के अंदर, इम्पैक्ट हैं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हल करने वाली हैं वो ये हैं कि डॉलर का रेट स्टेबल होना चाहिए, ओपन मार्केट में और क्लोज मार्केट में रेट स्टेबल होना चाहिए, ताकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कॉन्फिडेंट हो और पाकिस्तान के अंदर अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस को जो है वो यहाँ पे भेजें। दूसरा ये है कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो स्टेबल होने चाहिए, वो इंक्रीजिंग होने चाहिए। हमारी पेमेंट्स में जो है वो गैप इतना नहीं होना चाहिए, इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो भी रिजॉल्वेबल हैं। गो कि अभी पॉलिटिकल सिनेरियो भी अभी क्लियर नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन होने वाली हैं और उसमें भी कोई बेहतरी खातर नज़र नहीं आ रही है। हलचल जो है वो अगले 6 महीने में रहेगी किसी न किसी एंड से, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट का एक जो पॉजिटिव जेस्चर होता है वो मार्केट में नहीं आ सकेगा। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हम यहाँ पर अब देखें, आप अगर पैसे को जो है वो रुपीज़ में रखते हैं तो आपको ट्रस्ट पड़ती है, आप डेप्रिसिएशन को जो है वो और जो इसमें डिवैल्यूएशन है ऑफ मनी है उसको आप बीट नहीं कर सकते। तो आप उसको बीट करने के लिए फिर आपको सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। उसमें क्या हो सकती हैं, जैसे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, स्टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, शहर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो बाय कर सकते हैं, या DHS के अंदर आप वो प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं जो ऑन ग्राउंड है, विद प्लॉट नंबर है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। उसमें फर्दर आपको जो है वो एप्रिसिएशन देखने में आएगी और कम से कम जो है वो आप अपने पैसे को डीवैल्यू होने से बचा सकेंगे। दूसरा ये है कि आप शोरूम्स देखिए, कमर्शियल्स जो शहर के मेन जगहों के कमर्शियल्स हैं आप उनकी बाइंग कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अराउंड यानी इन प्रोजेक्ट्स में 15 से 20% के अराउंड आपको एप्रिसिएशन इंशाल्लाह ताला मिल सकती है। तो आप अपनी जो है वो डेप्रिसिएशन को जो है वो बीट कर सकते हैं। ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर जो आपको डस्ट पड़ेगी आप उसको बीट कर सकते हैं। इसी तरह जो चीज़ें अपने बॉटम के ऊपर आ गई हुई हैं आप वो उसमें जो है वो अच्छी बाइंग कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा हो सके। क्यों कि नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह 2023 के अंदर 2 क्वार्टर गुजरने के बाद इंशाल्लाह जो तीसरा क्वार्टर होगा उसके एंड पे और चौथे क्वार्टर के स्टार्ट पे जो है वो मार्केट में रिवाइवल आएगा। नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी, डॉलर का रेट स्टेबल हो चुका होगा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेबिलिटी होगी इंशाल्लाह ताला, और फ़ौरन वो डॉलर रेट स्टेबल होने की वजह से फ़ौरन जो हमारे ओवरसीज़ हैं वो फ़ौरन मनी जो है वो फ़ौरन रिमिटेंस करवा रहे होंगे, तो पैसा मार्केट के अंदर आएगा और मार्केट जो है वो फिर अपनी जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। और इस अगले जो है वो 4-6 महीने के अंदर जो है जिन प्रोडक्ट्स में और जिन प्रोजेक्ट्स में अभी बॉटम नहीं आया वहाँ पे ये बॉटम भी आ चुका होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखिए। साल 2023 में अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाइंग करने के लिए जा रहे हैं या आप इरादा रखते हैं तो इन चीज़ों को आप जो है वो बेहतर तरीके से कैलकुलेट करके आप अपनी बाइंग को मैच्योर कर सकते हैं, अपने पैसे को डीवैल्यूएट होने से बचा सकते हैं, किसी गलत डिसीजन से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे दीजिए। इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको पॉजिटिव रिप्लाई कर सकूं इस सिलसिले में। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आइंदा आने वाले वक्त में अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो बेहतर तरीके से अलाइन कर सकें और आने वाले नुकसान से बच सकें और आने वाले फ़ायदे को जो है वो आप लॉक कर सकें, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका।